Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Decision Tree Analysis. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन ट्री एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को। क्या मतलब है डिसीजन ट्री एनालिसिस का? A decision tree analysis involves the construction of a diagram that shows at a glance when decisions are expected to be made, in what sequence, their possible consequences, and what are the resultant payoffs. The result of the computation can be shown directly on the trees. यानी कि जब हम डिसीजन ट्री एनालिसिस की बात करते हैं तो हम इसमें एक ट्री को रिप्रेजेंट करते हुए या ट्री के फॉर्मेट में एक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ये जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से फॉलो किया जाता है जिसमें हमें जिन पर्टिकुलर डिसीजंस को लिया जाना है उनको प्रॉपरली रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि उनका सीक्वेंस क्या होगा, उनके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और उनके रिजल्टेंट पे ऑफ्स क्या है। इनको भी हम उस डिसीजन ट्री डायग्राम के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो रिजल्ट आएगा कंप्यूटेशन का उसको भी हम डायरेक्टली ट्री के फॉर्म में हमने जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है, डायग्राम डेवलप किया है, उस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फायदा होता है डिसीजन ट्री एनालिसिस का। अब इसको डेवलप कैसे किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार किया जाता है। जो डिसीजन ट्री रहता है वो नोड्स, ब्रांचेस, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स और पे ऑफ के बेसिस पर डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 नाम लिए, एक तो नोड्स का, दूसरा ब्रांचेस का, तीसरा प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स का और चौथा हो गया पे ऑफ्स का। इन चारों पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बेसिस पर डिसीजन ट्री को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। और यहाँ मैंने एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जहाँ मैंने इसकी प्रॉपर नोड्स, ब्रांचेस, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स और पे ऑफ्स के रिगार्डिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर्स का डेवलप किया हुआ है। जो उसकी सबसे पहली स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा, दिस पर्टिकुलर बॉक्स, इट इज नोन एज द डिसीजन नोड। ये जो बॉक्स है ये आपका डिसीजन नोड कहलाता है, ठीक है। और इस डिसीजन नोड में से हम डिफरेंट ब्रांचेस को फॉलो करते हैं, डिसीजन जिन्हें हम डिसीजन ब्रांच का नाम देते हैं। अब ये जो डिसीजन नोड है ये क्या डिफाइन करता है, एक्चुअली इसको हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इस पर्टिकुलर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है जहां जो एक डिसीजन मेकर है उसके पास डिफरेंट टाइप के ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल है। तो अगर एक डिसीजन के रेफरेंस में आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस अवेलेबल हैं तो इसको आप डिसीजन नोड से फॉलो करते हो। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजिक कोर्स ऑफ एक्शन है, एक तो A1 और दूसरा A2। ओके, तो जिन पर्टिकुलर जब हम कोर्सेज ऑफ एक्शन को जिस पर्टिकुलर ब्रांच पर रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम बोलते हैं डिसीजन ब्रांच। तो A1 और A2 के रेफरेंस में हमने डिसीजन ब्रांच को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और A1 और A2 ये 2 स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स या कोर्सेज ऑफ एक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम यहाँ लेके चलेंगे चांस नोट। ये दिखाई दे रहा है आपको ना, दिस इज द चांस नोट। तो 2 टाइप के नोड होते हैं, एक तो डिसीजन नोड होता है और दूसरा होता है चांस नोड। तो डिसीजन नोड में तो हम स्ट्रेटजिक जो ऑल्टरनेटिव्स हैं या डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और चांस नोड के बेसिस पर हम क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे स्टेट ऑफ नेचर को। अब हर एक कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करेगा, तो उस स्टेट ऑफ नेचर को हम चांस नोड से सेपरेट कर देते हैं। अब ये जो A1 कोर्स ऑफ एक्शन है ये 2 स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन कर रहा है, एक तो P और दूसरा Q। ऐसे ही A2 जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये भी 2 पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन करेगा, एक तो होगा P और दूसरा होगा Q। कंप्लीट पिक्चर नहीं आ पा रही है इसके अंदर, तो मैं इसको थोड़ा पार्ट्स में आपको डिफाइन कर दे रहा हूं। यहां देख रहे हैं आप ना, A2 जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये भी 2 पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन कर रहा है, एक तो P और दूसरा Q। तो P क्या हो गया,
जो P रिप्रेजेंट किया गया है जिस ब्रांच पर, इसको हम बोलेंगे चांस ब्रांच। तो जिन पर्टिकुलर ब्रांच पर आप स्टेट ऑफ नेचर के रिगार्डिंग ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं वो होगा चांस ब्रांच। और जिस नोड से आपके पास डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है उस नोड को हम बोलेंगे चांस नोड। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आपने ये पीओक्यू डिफाइन कर रखा है। अब मान लीजिए कि ये जो चांस नोड है, ये जो चांस ब्रांच है, इस चांस ब्रांच का जो पर्टिकुलर पॉइंट आया, ये पॉसिबल हो सकता है कि इसके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो। तो इनको मैंने A3 और A4 से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ऐसे ही जो अगला आएगा उसमें भी A3 और A4 हो जाएगा, नेक्स्ट A3 A4, और इससे नीचे जितने भी होंगे वो A3 A4 को डिफाइन करेंगे। इन A3 और A4 के जो चांस ब्रांच होंगे वो R और S हो सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसको हम इस तरीके से डिसीजन ट्री के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन की वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ स्टेट ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करेंगे, फिर कोर्स ऑफ एक्शन को के जो वैल्यूज हैं उनको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके यहाँ इनकी वैल्यूज को एस्टिमेट करेंगे और फिर इनका टोटल निकाल के हर एक कोर्स ऑफ एक्शन के रेफरेंस में पे ऑफ वैल्यूज का टोटल निकाल लेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। और जिस पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन के रिगार्डिंग ईएमवी की वैल्यू हाईएस्ट होगी उसको हम फाइनली सेलेक्ट कर देंगे और उसको हम एक ही डिसीजन ट्री पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेनिफिट रहता है डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर दी हुई डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की प्रॉब्लम को डिफाइन करने का। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसके रेफरेंस में एक न्यूमेरिकल कि किस तरीके से दी हुई प्रॉब्लम को, रिस्क के रिलेशन में दी हुई प्रॉब्लम को हम डिसीजन ट्री के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द एग्जाम्पल इज एज फॉलोज। A glass factory that specializes in crystal is developing a substantial backlog, and for this, the firm's management is considering 3 courses of action. S1, that is subcontracting; S2, that is being overtime production; and S3, that is construct facilities. Also, 3 future demand states are low, medium, or high. The following information is available in this context. इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ आपको डिमांड दे रखी है। डिमांड में ये 3 स्टेट ऑफ नेचर को डिफाइन कर रही है। डिमांड या तो डिमांड लो है या मीडियम है या फिर हाई है। फिर उसके कंसर्न प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है आपको 0.10, 0.50 एंड 0.40 रिस्पेक्टिवली। और फिर आपको 3 कोर्सेज ऑफ एक्शन हैं S1, S2 एंड S3। अब डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर और कोर्सेज ऑफ एक्शन के करस्पॉन्डिंग पे ऑफ वैल्यूज भी आपको प्रोवाइडेड हैं। जैसे S1 के रेफरेंस में पे ऑफ वैल्यूज हैं 10, 50, 50, S2 के रेफरेंस में -20, 60 और 100, और S3 के रेफरेंस में है -150, 20 एंड 200। करना क्या है आपको, प्रेजेंट दिस डिसीजन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ आवर डिसीजन ट्री एंड इंडिकेट द मोस्ट प्रिफर्ड डिसीजन एंड इट्स करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसे आपको डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर रिप्रेजेंट करना है और वहां से आपको ये बताना है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को सिलेक्ट किया जाना चाहिए और उसके रिगार्डिंग हाईएस्ट ईएमवी कितनी होगी। दैट इज क्लियर। तो यहां मैंने एक प्रॉपर डिसीजन ट्री फॉर्म कर रखा है इस प्रॉब्लम के रिलेशन में, एज यू आर लुकिंग हियर। मैं इसको कंप्लीटली विजिबल कर देता हूं आपके लिए। यस, दिस इज द कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। ओके, अब इसे समझ लेते हैं हम। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग हुई है इसकी ओ से। इसे मैंने बॉक्स से शो करा, क्या बोलते हैं इसे, ये कहलाता है आपका डिसीजन नोट। और डिसीजन नोट से हम डिफरेंट टाइप के कोर्सेज ऑफ एक्शंस को फॉलो करते हैं। अब 3 कोर्सेज ऑफ एक्शंस है आपके पास, 3 स्ट्रेटजीज हैं S1, S2 और S3। तो यहाँ से मैंने ये डिसीजन ब्रांच फर्स्ट फॉलो करी और ये है आपकी स्ट्रेटजी S1 को रिप्रेजेंट करती हुई, दैट इज द सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ये आ गई स्ट्रेटजी S2, दैट इज द ओवर टाइम। और ये हो गई स्ट्रेटजी S3, दैट इज द कंस्ट्रक्ट फैसिलिटीज। अब मैंने इसको क्लोज करा है एक सर्कल पे, ये सर्कल पे जाकर मिल गए। तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका चांस नोट। ये हो गया डिसीजन नोट, ये हो गया डिसीजन ब्रांच, और ये हो गया आपके पास चांस नोट। तो चांस नोट 1, चांस नोट 2, चांस नोट 3। ठीक है। अब इन चांस नोट में से हमें देखना है स्टेट ऑफ नेचर कितने हैं हमारे पास। 3 स्टेट ऑफ नेचर है, लो, मीडियम और हाई। तो इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएंगी, चांस ब्रांच। तो हर एक चांस नोड 3
चांस ब्रांचेस को प्रोवाइड करेगा, लो, मीडियम और हाई। तो लो की प्रोबेबिलिटी है 0.10, यहाँ नोट कर रखी है मैंने। मीडियम की प्रोबेबिलिटी है 0.50 और हाई की प्रोबेबिलिटी है 0.40। और यहाँ पर क्लोज हो गई, ये 4, ये 5 और ये 6 हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूँ 2 की। तो 2 नंबर का जो आपका चांस नोड है, यहाँ से भी आपकी 3 चांस बन जाएंगे। लो प्रोबेबिलिटी 0.10, मीडियम प्रोबेबिलिटी 0.50, हाई प्रोबेबिलिटी 0.40। दैट इज क्लियर। तो ऐसे नाम दे दिया मैंने 7, 8, 9 का। ऐसे ही थर्ड, जब मैं चांस नोड की बात करूंगा तो यहाँ से भी 3 चांस ब्रांचेस जाएंगे, 3 स्टेट ऑफ नेचर की वजह से। लो 0.10 प्रोबेबिलिटी, मीडियम 0.50 प्रोबेबिलिटी एंड हाई 0.40 प्रोबेबिलिटी। इसको नाम दे दिया मैंने 10, 11 और 12। अब मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ और फिर उसके बाद EMV की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ बात करते हैं हम S1 और लो। S1 और लो के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 10। ऐसे ही S1 और मीडियम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 50। S1 और हाई के करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे रखी है 50। एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 की मल्टीप्लाई करूंगा इसकी कंसेंट प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.10 से, ये आ गया 1.0। 50 की मल्टीप्लाई करूंगा 0.50 जो इसकी कंसेंट प्रोबेबिलिटी है, तो आ गया 25। ठीक है। ऐसे ही इसकी 50 की मल्टीप्लाई करूंगा 0.40 से, तो ये आ गया 20। अब बात करते हैं हम सेकेंड स्ट्रेटजी S2 की। तो यहाँ पर 3 स्टेट ऑफ नेचर है। अब तीनों का करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकाल लेते हैं। तो इसका जो S2 का लो के साथ में वैल्यू है -20, S2 का मीडियम के साथ में 60, S2 और हाई के साथ में पे ऑफ वैल्यू है 100। तो -20 को 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 60 को 0.50 से 30, 100 को 0.40 से, तो ये 40 आ जाएगा। ऐसे ही बात करेंगे स्ट्रेटजी 3 की। तो यहाँ पर आपके पास लो, मीडियम और हाई। लो के रेफरेंस में पे ऑफ वैल्यू है -150, मीडियम में 20, हाई में 200। तो -150, 0.10, -15, 20, 0.50, 10, 200 इंटू 0.40, 80। तो अब मेरे पास एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ चुका है। अब हम EMV को निकालने के लिए क्या करेंगे, इन एक्सपेक्टेड पे ऑफ को जोड़ देंगे। तो इसे आप जोड़ दीजिए, 25 और 1 26 और 20 46, 30 और 40 70 में से 2 गए 68, 80 और 10 90, 90 में से 15 गए 75। अब क्या करना है, इन तीनों में से देखिए हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। द हाईएस्ट वैल्यू इज 75, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है 75। तो EMV इज 75 मैक्सिमम। इसका मतलब जो डिसीजन मेकर है उसे क्या करना चाहिए, ही मस्ट गो फॉर स्ट्रेटजी S3। तो इस तरह से डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर आपको यहाँ डिफाइंड हो रहा है कि जो स्ट्रेटजी मेकर है या जो स्ट्रेटजिस्ट है उसे डिसीजन ट्री एनालिसिस के बेसिस पर S3 स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। ओके, थैंक यू।